नमस्कार। अक्टूबर सन 2015 की बात है। शायरा बानो अपने मायके गई हुई थी काशीपुर में। वहाँ उन्हें एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी उनके शौहर ने लिखी थी, जिसमें चिट्ठी के ज़रिए उन्हें तलाक दे दिया था। अब बिना कोई मौका दिए शायरा बानो को कि वो रिस्पॉन्ड कर सकें या कुछ कह सकें या कुछ बोल सकें, चिट्ठी के ज़रिए तलाक दे दिया था। आज सन 2017 है। शायरा बानो के 2 बच्चे हैं, 12 और 14 साल के। उनको वो तब से मिल नहीं पाई है। लेकिन शायरा बानो चुप नहीं रही। शायरा बानो ने फैसला किया कि वो लड़ेंगी और उन्होंने लड़ाई शुरू करी अदालत के ज़रिए। उन्होंने कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र नहीं किया, उन्होंने किसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मदद नहीं ली। वो सीधा अदालत गई और जो संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके बुनियादी अधिकार हैं, उसको मुद्दा बनाकर वो लड़ाई लड़ रही हैं। ये मामला आजकल ट्रिपल तलाक के नाम से जाना जाता है, 3 तलाक। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है। सुनवाई करते करते सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी ले लिया है, उसे सुरक्षित रखा है। और ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पॉलीगेमी। ट्रिपल तलाक का मतलब तो आप समझ ही गए कि 3 दफ़े आपने तलाक 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 कहा तो तलाक हो गया। औरत को कोई मौका नहीं दिया गया जवाब देने का या रिस्पॉन्ड करने का, और यह हक उसके पास नहीं है। दूसरा, निकाह हलाला एक ऐसा प्रोविज़न है, एक ऐसा प्रावधान है कि अगर उसी औरत को वापस अपने हस्बैंड के पास जाना है, शौहर के पास जाना है, तो उसे किसी और से निकाह करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हम बिस्तर भी होना पड़ेगा, हम नहीं जानते सिचुएशन क्या है, लेकिन निकाह करना पड़ेगा। फिर उसे तलाक देकर, इसे निकाह हलाला बोलते हैं, वापस अपने शौहर के पास जा सकती है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, देख रहा है इसको भी। पॉलीगेमी यानी एक से ज़्यादा शादियाँ, एक से ज़्यादा निकाह, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यक्षेत्र है, इस वक्त जो सुनवाई चल रही है, उसमें आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फैसला क्या होता है। ट्रिपल तलाक बहुत सारे मुस्लिम देशों में भी, इस्लामिक देशों में भी बैन है, नहीं चलता है। यहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं और महिला संगठन इसके खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। और ये अपने आप में एक बड़ा प्रोग्रेसिव कदम होगा अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। देखना ये होगा कि फैसला क्या आता है और उसके परिणाम क्या हैं, उसे किस तरह से लिया जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो पैरवी है, उनके जो वकील हैं वो हैं कपिल सिब्बल। उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बात कह दी। उनका ये कहना है कि ये 1400 साल पुराना धार्मिक आस्था का मामला है, अकीदे का मामला है, इसलिए इसको छेड़ा ना जाए। तो क्या वो ये भी मान रहे हैं कि जो हिंदुओं की आस्था का मामला माना गया, जिसके तहत बाबरी मस्जिद गिराई गई, विवादित ढांचा जो था कि यहाँ राम मंदिर हुआ करता था, राम का जन्म हुआ था, और उसके बाद जो हज़ारों लोग मारे गए पूरे मुल्क में, क्या उसको जस्टिफाई कर सकते हैं हम धार्मिक आस्था का मामला बनाकर? क्या कपिल साहब ये भी कह रहे हैं? ये उनसे पूछना ज़रा दिलचस्प होगा। आइए जानते हैं ट्रिपल तलाक के मुख्तलिफ आयाम क्या हैं इस पूरे विवाद के। ये जो कथन है कि जो चला आ रहा है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं लाया जा सकता, ये बिल्कुल झूठ है। खुद मौलानाओं ने 2005 में प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को माना है, जबकि उनके किए हुए हर अनुवाद में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किताबों में, कुरान, ये उनके हिसाब से कुरान में ने मुसलमान पति को पत्नी को पीटने की इजाज़त दी है। लेकिन जब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया तो मुसलमान मर्दों ने या मौलानाओं ने ये जिद नहीं की कि हमें इस कानून से बाहर रखा जाए, क्योंकि कुरान हमें पत्नी को पीटने की इजाज़त देता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी भी तरह के बदलाव को नहीं माना है, बदलाव उन्होंने माने हैं। इस बार भी वो जो कुतर्क कर रहे हैं, इसके खिलाफ इस देश का कानून भी है, इस देश का संविधान भी है और ख़ुद कुरान भी है। इसके बावजूद वो एक कुतर्क में लगे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि परिवार के अंदर मुस्लिम पति हर तरह की जवाबदेही से बचा रहे, वो एक तरह का लीगली हॉलीडे एंजॉय करता रहे, अकाउंटेबिलिटी हॉलीडे एंजॉय करता रहे, और किसी भी महिला के ऊपर, पत्नी के ऊपर ट्रिपल तलाक एक टेरर टूल की तरह, आतंक के हथियार की तरह लटकता रहे। उस आतंक के हथियार की वजह से ना तो वो अपनी मर्जी बता सकती है, ना तो वो सही और गलत के बारे में फैसला दे सकती है, ना वो किसी भी गलत काम को रोकने में अपनी आवाज़ उठा सकती है। ये अत्याचार बंद होना चाहिए। ये समय आ गया है, ट्रिपल तलाक को भारत में ख़त्म होने की ज़रूरत है। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं और बात हमने की है ट्रिपल तलाक के मसले पर। इसके पीछे की जो राजनीति है उस पर भी बात करेंगे कि इतनी अर्जेंसी क्या थी, इस मामले को क्यों उठाया गया। सिर्फ मुस्लिम औरतें ही इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसकी शिकार नहीं हैं, और औरतें भी हैं, हिंदू औरतें भी हैं, वो औरतें जिनको उनके हस्बैंड्स ने छोड़ रखा है, अबैंडन कर रखा है, वो औरतें
जिनको उनके परिवार ने बाहर कर दिया है, वृंदावन में रहती हैं, बनारस में रहती हैं, जो विधवा हो जाती हैं उनको छोड़ देते हैं, वो भी मसले हैं। इस पर ही क्यों अर्जेंसी दिखाएगी, इस पर फिर बात करेंगे, वो राजनीति की बात हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हमारा फोकस इस पर है कि ट्रिपल तलाक एक रूढ़िवादी परंपरा रही है जो मुसलमान औरतें जिसके खिलाफ लड़ रही हैं, और हमें लगता है कि हम उन औरतों के साथ हैं। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए। हमारे एक पुरानी कहावत है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाना होता है जहाँ बड़े बड़े नगाड़े रखे रहते हैं, ढोल दमामे रखे रहते हैं, और जब वो बजते हैं तो उसमें किसी एक तूती की आवाज़ दब जाती है। हम खुद को तूती की आवाज़ नहीं मानते, हम खुद को एक आज़ाद आवाज़ मानते हैं। और अभी नक्कार खाने बजने शुरू होंगे 26 मई से, जिस दिन मोदी सरकार को शपथ लिए 3 साल हो जाएंगे, और ये नक्कार खाने के ढोल पीटे जाएंगे 15 जून तक 122 अलग अलग शहरों में। ये भी होगा, साथ साथ हमारी आवाज़ भी चलेगी। आज हम आपको बताते हैं कि पिछले 3 सालों में सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक, ये हमारे नहीं है, ये सरकार के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के फ्रंट पर क्या क्या हासिल हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है, ये उसके आंकड़े हैं, उसकी स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं किसी भी साइट पर। इसके मुताबिक सन 2015-2016 में सबसे कम नौकरियां बनी हैं। 2015 में 1,55,000 नौकरियां सिर्फ आई सामने, नहीं, और 2016 में 2,31,000 नौकरियां आई। जबकि इसके मुकाबले में 2014 में 4,21,000 नौकरियां थी, 2013 में 4,19,000 नौकरियां थी 2013 में। जबकि 2009 से 2011 तक जब भारत का GDP एवरेज 8.5% था, जो हमारा संगठित क्षेत्र है वही 9.5 लाख नौकरियां हर साल इकट्ठी कर रहा था, बना रहा था, दे रहा था। तो ये नौकरियों को लेकर हालत ये है। हालांकि वादा ये था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए जो भी फिगर्स आपको दी जाएं उन पर यकीन ना करें। आप सीधा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो उनका ब्यूरो है उसकी साइट पर जाकर चेक करें। ये सरकारी फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि जो संगठित क्षेत्र है उसमें लगातार नौकरियाँ कम क्यों होती जा रही हैं। उसमें जैसे टेक्सटाइल्स है, मेटल्स हैं, चमड़े की जो इंडस्ट्री है वो, कीमती जवाहरात हैं, जेम्स, ज्वेलरी, IT, BPO, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल्स, हैंडलूम्स, इसमें नौकरियां कम क्यों होती जा रही हैं। एक कारण ये बताया जा रहा है कि ऑटोमेशन बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ मज़दूरों की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ कंपनियाँ अब रोबोज़ ला रही हैं, जैसे अमेरिकन अंग्रेज़ी में रोबोट बोलते हैं, रोबो ला रही है, यंत्र चलित अब काम हो रहा है ज़्यादा। एक कारण तो ये बताया जा रहा है। दूसरा, नोटबंदी की वजह से छोटे और मझौले उद्योगों पर और असंगठित क्षेत्र पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, जो बहुत ज़्यादा नौकरियां देता है। लोग, नौकरियां जा रही हैं, लोगों की पिंक स्लिप्स मिल रही हैं। करीब 4 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। करीब 3 लाख छोटी और मझोली यूनिट्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग, वो बंद हो चुकी हैं। ये भारतीय मजदूर संघ का डेटा है, ये उनकी जानकारी है। हर साल 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख लोग बेरोज़गारी की जो पूरी फ़ौज है बेरोज़गारों की, उसमें जमा हो रहे हैं। ऐसे में कोई दावा बिल्कुल गलत होगा कि नौकरियां बढ़ी हैं या नौकरी के फ्रंट पर, रोज़गार के फ्रंट पर सरकार कुछ हासिल कर पाई है। नमस्कार।